तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे आगे बढ़ते हैं। हम एक बेहद गर्मागर्म पॉलिटिकल पैनल डिस्कशन को बारीकी से समझेंगे। मुद्दा बहुत बड़ा है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार, न्यायपालिका की स्थिति और शासन। मिलत टाइम्स कॉन्क्लेव की इस चर्चा में अलग अलग विचारधाराओं की जबरदस्त टक्कर हुई थी, जिसे आज हम मिलकर डिकोड करेंगे। इस 40 मिनट की जज्बाती बहस का पूरा निचोड़ समझने के लिए इस एक्सप्लेनर को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, लोकतांत्रिक दुविधा। दूसरा, न्यायपालिका की स्थिति। तीसरा, इतिहास और राजनीति। चौथा, जमीनी हकीकत। और पांचवा, बचाव और भविष्य। इससे हर एक नजरिए को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देखा जा सकेगा। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी लोकतांत्रिक दुविधा। आइए देखते हैं कि इस पूरे टकराव की बुनियाद आखिर रखी कैसे गई। यहां जो सबसे बड़ा संकट है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के गहरे दर और भेदभाव की शिकायतों को बहुत जोर शोर से रखा गया है। वहीं ठीक उसके उलट दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपने संवैधानिक ढांचों का पूरी ताकत से बचाव करता और देश की मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान करता दिखाई देता है। ये बिल्कुल दो अलग दिशाओं की टक्कर है। बात आगे बढ़ी और बहस का रुख जल्दी ही लोकतंत्र के एक बेहद अहम स्तंभ की तरफ मुड़ गया। दूसरा हिस्सा, न्यायपालिका की स्थिति और अदालतों पर लोगों का भरोसा। अब यहां देखिए, अदालतों को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए आमने सामने आ गए। पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस इकबाल अंसारी जी का मानना था कि न्यायपालिका आज जितनी डरी हुई है, उतनी पहले कभी नहीं थी। लेकिन पैनल पर ही मौजूद कारी सोहाइब ने इसका विरोध करते हुए एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना था कि न्यायपालिका डरी हुई नहीं है, बल्कि वो एक खास तबके को डरा रही है। जरा सोचिए, ये अपने आप में कितना बड़ा आरोप था। इस बात को साबित करने के लिए पैनल में मौजूद लोगों ने कुछ खास घटनाओं को सबूत के तौर पर पेश किया। तर्क ये था कि एक तरफ यूजीसी की गाइडलाइंस पर तो तुरंत रोक लग जाती है, लेकिन वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होती। असम के मुख्यमंत्री जैसे नेताओं की भाषा पर अदालतों की खामोशी और संभल केस में एफआईआर का आदेश देने वाले जजेस के तबादले के आरोप, इन सभी बातों को सिस्टम के भेदभाव और अदालतों की जवाबदेही न होने का प्रमाण बताया गया। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू भी उतनी ही मजबूती से रखा गया। बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने अदालती व्यवस्था पर उठे इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अदालतों को न्याय का एक शक्तिशाली और निष्पक्ष साधन बताया। अपनी न्यायिक प्रणाली की सत्यानिष्ठा और उस पर अपने गर्व को उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जाहिर किया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है इतिहास और राजनीति। आइए गौर करते हैं कि दोनों पक्षों ने अपनी आज की स्थिति को सही ठहराने के लिए इतिहास के पन्नों को कैसे पलटा। इतिहास की ये रस्साकशी सच में बेहद दिलचस्प है। एक पक्ष इमरजेंसी के उस दौर की बात करता है जब इंदिरा गांधी के बेहद शक्तिशाली होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के चुनाव से जुड़े अमेंडमेंट को रद्द कर दिया था। ये उन्होंने अदालतों की स्वतंत्रता दिखाने के लिए बताया। लेकिन दूसरी तरफ शाहबानो केस की याद दिलाई गई, कैसे पिछली सरकारों ने अपनी 435 सीटों के भारी बहुमत का इस्तेमाल करके महिलाओं के अधिकार पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया था। और इतिहास के इन्हीं पन्नों से लालू यादव जी का एक बेहद खास किस्सा सामने लाया गया। याद दिलाया गया कि कैसे उन्होंने अडवाणी जी का रथ रोका था। इसका मकसद एक ऐसी मिसाल पेश करना था जहां राजनीतिक हस्तियों ने किसी बहुसंख्यक दबाव के खिलाफ एक ढाल की तरह काम किया हो। ये एक पुराने दौर के निडर राजनीतिक स्टैंड को आज के हालात से जोड़ने की एक कोशिश थी। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जमीनी हकीकत, आंकड़े और विवाद। अब देखते हैं कि ये पिछली बातें इस बहस के दौरान पेश किए गए ठोस आंकड़ों के आईने में कैसी दिखती हैं। सोशल एक्टिविस्ट नदीम खान ने जज्बाती शिकायतों को सटीक आंकड़ों के साथ पेश किया। उन्होंने जो डाटा दिया वो सच में गौर करने लायक हैं। हेट क्राइम्स के 1046 आंकड़े, जिसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स टारगेट हुए। पिछले 7 साल में यूपी पुलिस के 16,000 इनकाउंटर्स, 2014 से अब तक 72 अर्जेंट बिल्स का पास होना और सीएए से जुड़ी 430 ऐसी पिटिशंस जिनकी अदालतों ने सुनवाई ही नहीं की। उनका तर्क था कि ये आंकड़े दरअसल एक बहुसंख्यक लोकतंत्र की असलियत को दर्शाते हैं। इसी दौरान एक खास नंबर पर आकर बात ठहर गई, 26,000। जी हां, 26,000। ये उन छात्राओं की संख्या बताई गई जिनका एकेडमिक साल कर्नाटका हिजाब बैन की वजह से प्रभावित हुआ। ये एक ऐसे उदाहरण के तौर पर सामने लाया गया जहां मुद्दा इतना गंभीर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्स के दौरान हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा पैनल ने कुछ खास कानूनी और पुलिस कार्रवाइयों की लिस्ट भी पेश की।
जैसे कि रात 2 बजे CAA और NRC बिल का पास होना, जिससे भारी विरोध प्रदर्शन हुए, या फिर बिना किसी स्टेक होल्डर्स से सलाह मशवरे के वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट्स लाना, और शादी में बीफ होने के सिर्फ आरोप भर पर किसी को 2.5 साल तक जेल में रखने जैसे कठोर कानूनों का जिक्र भी किया गया। इन्हें इस बात का सबूत बताया गया कि हाशिए पर खड़े समुदायों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। आखिर में ये एक्सप्लेनर बढ़ता है अपने 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ, बचाव और भविष्य, यानी आगे बढ़ने के 2 रास्ते। आलोचनाओं की इस तेज आंधी के बीच सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की तरफ से एक बेहद अटूट बचाव पेश किया गया। उनका बयान था कि उन्हें अपनी अदालतों, अपने जुडिशियल सिस्टम, अपने देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। ये पूरे सिस्टम पर एक मजबूत विश्वास का बहुत ही बड़ा उदाहरण था। उनका साफ कहना था कि डर के साए में जीने के बजाय युवाओं को कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। अगर कोई फ्रिंज एलिमेंट अपराध करता है तो सिस्टम FIR के जरिए उसकी सख्त सजा पक्की करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली शक्तिकरण डर पैदा करने वाले NGO या नेताओं की बातों में आने से नहीं आएगा, बल्कि अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर और IAS ऑफिसर बनने से आएगा। और सबसे खास बात ये कही गई कि हिंसा चाहे किसी के भी खिलाफ हो, कश्मीरी पंडितों सहित सभी की बराबर निंदा होनी चाहिए। लेकिन ठीक इसके उलट पैनल पर मौजूद अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के जज्बात और उनके अटूट हौसले को कारी सुहैब के एक बयान ने पूरी तरह समेट लिया। उन्होंने कहा, एक ईमान वाले को कोई डरा नहीं सकता। ये एक ही लाइन दोनों पक्षों के बीच के गहरे टकराव को दिखाती है। तो इस पूरे कॉन्क्लेव में भविष्य को लेकर 2 बिल्कुल ही अलग तस्वीरें सामने आईं। एक तरफ वो नजरिया है जो लगातार कानूनी लड़ाई लड़ने, निशाना बनाई गई नीतियों का सामना करने और पुराने तथा नए अन्याय के लिए जवाबदेही मांगने पर केंद्रित है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा नजरिया है जो संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके अपराधों से लड़ने, राष्ट्रीय एकीकरण और आर्थिक प्रगति की तरफ आगे बढ़ने की बात करता है। इस बहस का अंत आखिरकार एक सतर्क उम्मीद के साथ हुआ। मॉडरेटर ने उत्तराखंड से दीपक और विजय का उदाहरण पेश किया। इन्हें इंसानियत का प्रतीक बताया गया, जो इस अफरा तफरी के माहौल में भी गंगा जमनी तहजीब यानी मिलजुल कर रहने की संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। इस आपसी भाईचारे को ही मौजूदा राजनीतिक टकराव का सबसे बड़ा इलाज माना गया। इस पूरे एक्सप्लेनर को एक आखिरी विचार पर छोड़ते हैं। एक बड़ा सवाल सामने आता है, जब ऐतिहासिक शिकायतें और मौजूदा ज़मीनी हकीकत आपस में इस बुरी तरह टकराती हैं, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा वापस कैसे कायम किया जा सकता है? राज्य के बचाव और अल्पसंख्यकों की सच्चाई के बीच की इस खाई को भरना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या ये विश्वास फिर से बन पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बैठकर ठंडे दिमाग से सोचना होगा।